हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंस कुमार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस किया था। हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी डिस्कस किया था। इसके अलावा हम लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको डाइज़ोट्रॉप्स भी कहते हैं, उनके मोड ऑफ लिविंग के बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया था। जैसे कि वो फ्री लिविंग होते हैं या सिम्बायोटिक होते हैं। फ्री लिविंग में एरोबिक है, एनारोबिक है, फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक है, वो फंजाई है या ब्लू ग्रीन अलगी है। सिम्बायोटिक है तो वो नोड्यूलेटेड है या नॉन नोड्यूलेटेड है। इन सब का नाम आपको याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे। हमें पता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। लेकिन अगर यही प्रोसेस बायोलॉजिकली हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हो रहा है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म N2 को अगर यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, मींस अमोनिया में, तो उसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। सिर्फ कुछ प्रोकैरियोट से नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। उन नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स को डायज़ोट्रॉप्स कहते हैं। जैसा हमने पढ़ा था, ये डायज़ोट्रॉप्स फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर यूकैरियोट्स के साथ सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड हो सकते हैं। इन डायज़ोट्रॉप्स में नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, जो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में रिड्यूस करता है। इस रिडक्शन को ये कैटालाइज करता है। लेकिन ये जो एंजाइम है, नाइट्रोजनेज एंजाइम है, ऑक्सीजन से सेंसिटिव, ऑक्सीजन से काफ़ी सेंसिटिव होता है। जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है ये इनएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए नाइट्रोजनेज को नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए एनारोबिक कंडीशन ही चाहिए। जो ये एनारोबिक डायज़ोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम हो गया, वहाँ पे ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होता नहीं है, इसलिए नाइट्रोजनेज की फंक्शनिंग कोई इशू होता नहीं है। लेकिन जो एरोबिक डायज़ोट्रॉप्स हैं, उसमें ये एंजाइम ऑक्सीजन के कारण इनएक्टिवेट हो सकता है। इसलिए उन ऑर्गेनिजम्स में, उन डायज़ोट्रॉप्स में कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होते हैं जो नाइट्रोजनेज को ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करता है। दो टर्म होता है, ऑब्लिगेट और एक फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव मीन्स ऑप्शनल। ये जो फैकल्टेटिव एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये सर्वाइव कर जाते हैं। इस कंडीशंस में जैसे इनका एग्जांपल हो गया क्लिप्सेला या फिर पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन तभी करता है जब ये एनारोबिक कंडीशंस में होते हैं। मतलब अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होंगे, उस कंडीशन में ये नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करेंगे। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होता है, तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस के दौरान ये ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। अब चूँकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में नाइट्रोजनेज फंक्शन नहीं कर सकता है। इसलिए नाइट्रोजनेज को ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए साइनोबैक्टीरिया में, जैसे नॉस्टक हो गया या एनाबिना हो गया, इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनको हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। ये नाइट्रोजनेज की एक्टिविटी के लिए लोकल लेवल पे एक एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करता है। आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस के लिए दो फोटोसिस्टम होते हैं, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 में वाटर लाइट एनर्जी के कारण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्प्लिट हो जाता है और यही ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, और ये जो हाइड्रोजन हुआ ये मतलब रिडक्टिव प्रोसेसेस में यूज़ होता है। जबकि ये दूसरा जो फोटोसिस्टम है, फोटोसिस्टम 1, यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होता है और लाइट मीडिएटेड रिएक्शंस होते हैं। ये जो हेट्रोसिस्ट सेल होते हैं साइनोबैक्टीरिया में, इनमें फोटोसिस्टम 2 नहीं होता है, इसलिए ये ऑक्सीजन रिलीज़ कर नहीं सकते हैं। इस तरीके से ये हेट्रोसिस्ट एक तरीके का एडाप्टेशन है नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, जो नॉस्टॉक और एनाबिना में एक माइक्रो एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं एजोटोबैक्टर, जो एक ऑब्लिगेट एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, मीन्स ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये नाइट्रोजनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये अपने जो उसका रेस्पिरेटरी चेन होता है उसको ये अनकपल कर लेता है। इस तरीके से ये मतलब अपने सेल्स में ये ऑक्सीजन का बहुत कम लेवल को मेंटेन कर पाता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिकली कॉस्टली होता है, काफ़ी ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसमें वेस्ट होता है। इसके अलावा इस प्रोसेस के अलावा भी एजोटोबैक्टर
काफ़ी हाई एक्सेस अमाउंट में एक्सोपॉलीसैकेराइड सिक्रीट करता है, और ये पॉलीसैकेराइड वाटर के कारण एक लेयर क्रिएट करता है जिससे ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज़ करके आ नहीं सकता है। तो ये बेसिकली एज़ोटोबैक्टर दो मैकेनिज्म यूज़ करता है अपने अंदर ऑक्सीजन के कंसनट्रेशन को कम रखने के लिए। यहाँ तक बात हुई फ्री लिविंग डायज़ोट्रॉप्स की। अब बात करते हैं राइजोबियम और लेग्यूम प्लांट के एसोसिएशन की, जो एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये लेग्यूम प्लांट्स में दलहन के पौधों में जो रूट नोड्यूल्स होता है वहाँ पे ऑक्सीजन के लेवल को रेगुलेट करने के लिए एक स्पेशल हीमोग्लोबिन होता है जिसका नाम लेग हीमोग्लोबिन है। ये एक तरीके का हिम प्रोटीन होता है जो इन राइजोबियम के इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में सिंथेसाइज बनता है। इस लेग हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पोर्शन है ये प्लांट्स के द्वारा इनकोडेड होता है, प्लांट जीन से इनकोडेड होता है, जबकि इसका जो हिम आयरन है ये बैक्टीरियल जीन के द्वारा इनकोडेड होता है। लेग हीमोग्लोबिन रूट नोड्यूल्स में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। ये फ्री ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को इतना कम रखता है कि ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है ये एक्टिव रहे, ये अपना प्रॉपर फंक्शनिंग करता रहे, ऑक्सीजन के कारण ये इनएक्टिवेट ना हो जाए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेग्यूम प्लांट्स में, दलहन पौधों में नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, इसको हम लोग एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आपके दिमाग में नेचुरली आना चाहिए कि क्या कोई स्पेसिफिक सिग्नल होस्ट प्लांट के द्वारा अपने ये कॉम्पेटेबल बैक्टीरियाज को दिया जाता है, या फिर ये बैक्टीरिया अपने ये स्पेसिफिक होस्ट प्लांट को कोई सिग्नल देता है? इसका आंसर है येस। ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के रूट होते हैं, ये केमिकल सिक्रीट करते हैं जैसे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, और ये बैक्टीरिया इसी केमिकल के रिस्पॉन्स में, मतलब कीमोटैक्टिक मूवमेंट के द्वारा इन रूट्स की तरफ मूव करता है। इन बैक्टीरियाज के ऊपर में एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है रिकैडेसिन। इसके अलावा राइजोबियम भी एक प्रोटीन सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है नॉड डी। ये नॉड डी ही प्लांट्स के द्वारा सिक्रीट फ्लेवोनॉइड को रिकॉग्नाइज करता है। इसके अलावा होस्ट प्लांट के सरफेस पे लेक्टिन प्रेजेंट होता है जो अपने स्पेसिफिक राइजोबिया को रिकॉग्नाइज करता है। स्पेसिफिक राइजोबिया पे इन लेक्टिन्स के कॉम्प्लीमेंट्री पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होता है, ये उनको रिकॉग्नाइज करता है। इस तरीके से स्पेसिफिक प्लांट अपने स्पेसिफिक सिम्बायंट्स को रिकॉग्नाइज करता है। इस रिकॉग्नाइजेशन के बाद राइजोबियम में बहुत सारे नॉड जीन एक्टिवेट हो जाते हैं जो बेसिकली नोडुलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये फिर बहुत सारे नॉड फैक्टर सिक्रीट करते हैं जो प्लांट को एक सिम्बायोटिक सिग्नल प्रोवाइड करता है, और इसी के रिस्पॉन्स में प्लांट में रूट हेयर्स में कर्लिंग स्टार्ट होता है। अभी तक हमने जो स्टेप्स पढ़े हैं उनको हम इस फिगर से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। प्लांट्स के द्वारा सिक्रेटेड केमिकल्स फ्लेवोनॉइड्स के कारण राइजोबिया रूट की तरफ अट्रैक्ट होता है। फिर प्लांट्स के ऊपर लैक्टिन प्रेजेंट होता है जो अपनी स्पेसिफिक राइजोबिया को रिकॉग्नाइज करता है, और फिर ये राइजोबिया रूट हेयर्स से अटैच हो जाता है। इसी के रिस्पॉन्स में इन राइजोबिया में बहुत सारे नॉड जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर बैक्टीरिया इन नॉड फैक्टर्स को सिक्रीट करता है जो प्लांट्स में रूट कर्लिंग को प्रमोट करता है। इन्हीं में से एक है सल्फेटेड एसिटाइलेटेड एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, जो नॉड जीन का ही एक प्रोडक्ट है, वो रूट कर्लिंग को बेसिकली प्रमोट करता है। रूट हेयर कर्लिंग बैक्टीरिया को एक क्लोज इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है इन्फेक्शन के लिए। इसके बाद बैक्टीरिया रूट हेयर सेल वॉल को डाइजेस्ट करके रूट हेयर्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। इसके बाद बैक्टीरिया इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म करता है। ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इन्वेजिनेशन होता है। इन इन्फेक्शन थ्रेड्स में बैक्टीरिया बहुत एक्टिवली डिवाइड कर रहा होता है, और जब ये इन्फेक्शन थ्रेड कॉर्टेक्स तक पहुंचता है तो कॉर्टेक्स का अंदर का जो सेल्स होता है, इनर कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, वो डिवाइड करने लगते हैं और टेट्राप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। इस तरीके से ये कॉर्टेक्स के अंदर ही एक डिस्टिंक्ट एरिया फॉर्म करता है जिसका नाम होता है नोड्यूल प्राइमोर्डिया। इन्फेक्शन थ्रेड जब इन स्पेशलाइज्ड सेल तक पहुंचता है तो जो ये इन्फेक्शन थ्रेड होता है वो प्लांट्स का ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, वो इन सेल्स के साथ आकर के फ्यूज़ कर जाता है। इस तरीके से यहाँ पे इन कॉर्टिकल्स न्यूली फॉर्म्ड कॉर्टिकल सेल्स में आकर के बैक्टीरियम रिलीज्ड हो जाता है, और फिर ये हर डॉटर सेल्स को इन्फेक्ट करता है।
जैसे ही ये बैक्टीरियम कॉर्टिकल सेल्स में रिलीज्ड होते हैं, उसी के साथ इनके ऊपर प्लांट ओरिजिन का ही एक एनवेलप डेवलप होता है, जिसको पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन कहते हैं। और जब ये नोड्यूल मैच्योर होता है, उसी के साथ ये बैक्टीरिया डिफ्रेंशिएट, पहले एनलार्ज होता है, फिर डिफ्रेंशिएट कर लेता है खुद को एक नाइट्रोजन फिक्सिंग एंडोसिम्बायंट के तौर पे, जिसको हम बैक्टीरियोइड्स कहते हैं। इसके बाद नोड्यूल होस्ट प्लांट के वास्कुलर टिश्यू से न्यूट्रिएंट एक्सचेंज के लिए कनेक्ट हो जाता है और अपना उसको जो भी कार्बन की ज़रूरत होती है वो इन होस्ट प्लांट से पूरा करता है। उसके बदले ये एक फैक्ट्री के तौर पे काम करता है जो अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, जो N2 एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट के लिए यूजेबल बनाता है अमोनिया के तौर पे। अब हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजनेज एंजाइम की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजनेज एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, एक बड़ा साइज़ का एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिसमें 2 प्रोटीन होते हैं। पहले का नाम है डी नाइट्रोजनेज और दूसरे का नाम है डी नाइट्रोजनेज रिडक्टेज। ये डी नाइट्रोजनेज रिडक्टेज है और ये दूसरा डी नाइट्रोजनेज है। डी नाइट्रोजनेज में बेसिकली दो को फैक्टर होते हैं। पहला होता है एमओ और दूसरा होता है एफई, इसलिए इनको एमओ एफई प्रोटीन कहते हैं, मींस मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन कहते हैं। जबकि ये जो डी नाइट्रोजनेज रिडक्टेज है, इसमें सिर्फ एक ही को फैक्टर होता है, वो एफई होता है, इसलिए इन प्रोटीन्स को हम लोग आयरन प्रोटीन्स कहते हैं, एफई प्रोटीन्स कहते हैं। वैसे तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अमोनिया में रिडक्शन के लिए दोनों कंपोनेंट ज़रूरी होता है, लेकिन ये डी नाइट्रोजनेज, जिसको एमओएफई प्रोटीन बोलते हैं, यहीं पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। N2 यहीं पे अमोनिया में कन्वर्ट होता है। चूँकि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक रिडक्टिव प्रोसेस है, इसलिए इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनर की ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स में ये रिड्यूस्ड फेरोडॉक्सिन ही इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। ये रिड्यूस्ड फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है डी नाइट्रोजनेज रिडक्टेज को, और फिर ये डी नाइट्रोजनेज रिडक्टेज इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है डी नाइट्रोजनेज तक। और फिर इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करने के बाद डी नाइट्रोजनेज के पास एक इलेक्ट्रॉन का पूल क्रिएट होता है, और इसी जगह पे ये इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। 1 मोल नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। इसका अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो ये हमारा 2 नाइट्रोजन हो गया, जो 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन के कारण ये कन्वर्ट हो जाता है 2 मोल ऑफ अमोनिया में, और इसके साथ ही 1 मोल ऑफ H2 रिलीज़ होता है। तो अगर हम इसको माइनस करें 2H को और इस 2H को माइनस करें, तो हम कह सकते हैं कि अगर ओवरऑल अगर H2 रिलीज़ ना हो रहा हो तो हमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी हर स्टेप में। जैसे यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ और इसमें डबल बॉन्ड हो गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ, सिंगल बॉन्ड हो गया, और उसके बाद फिर ये फाइनली 2 मोल ऑफ अमोनिया में ये कन्वर्ट हो गया है। ये इक्वेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन को समराइज़ करता है, कैसे N2 NH3 में कन्वर्ट हुआ और H2 रिलीज़ हो रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था फ्लेवोनॉइड, जो रिड्यूस्ड फ्लेवोनॉइड होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? एफई प्रोटीन को। उसके बाद ये एफई प्रोटीन किसको देता है? एमओएफई प्रोटीन को कहता है। हम लोग जान रहे हैं एफई प्रोटीन कौन सा है, एमओएफई प्रोटीन कौन सा है। और उसके बाद यही डी नाइट्रोजनेज एमओएफई प्रोटीन के पास ही नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिसमें ये 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, और इसके बाद ये 2 H2 रिलीज़ हो रहा है, और इसमें टोटल 16 ATP खर्च होता है। ये काफ़ी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब हम इसको अगर समराइज़ करें तो नाइट्रोजन N2 एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, इसके साथ ही टोटल 16 ATP खर्च हुआ, जो बाद में ये इसी की हाइड्रोलिसिस से ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इनके बीच का ये ब्रेक होता है, जो बाद में ये रिड्यूस होकर के 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाता है, और ये एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनाता है, और इसके साथ ये ATP हाइड्रोलाइज होकर के 16 ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन ख़त्म होता है। किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।